सैयद वजीर अली कादरी रोजनामा जसारत न्यूज़ से एक नए सेगमेंट के साथ इस वक्त कराची के कदीम इलाका यूनुसाबाद में मैं एक ऐसे घर में बैठा हुआ हूँ कि जिस घर में जिस शख्सियत की रिहाइश है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का एक नामवर और एक बहुत ही मुमताज़ शख्सियत का हामिल है। आप पहचान गए होंगे, बॉक्सिंग का एक बड़ा नाम, खेलों की दुनिया में पाकिस्तान के साथ उसका लगाव और सबसे लारी परचम को पूरी दुनिया में जिसने लहराया उसका नाम है सैयद अली अकबर शाह कादरी। और आज मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि उनकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने अपना जो एक कैरियर का आगाज़ किया और फिर आज अल्लाह ने जो उनको मकाम दिया उस बुनियाद पर जो है वो कैसा देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बॉक्सिंग है। आप ये बताइए, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताएंगे अपना तारुफ और उसके बाद जो है फिर ये कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं बॉक्सिंग के हवाले से पाकिस्तान में बॉक्सिंग का क्या मुस्तकबिल है, माजी क्या था और हम किस हाल में खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर अली कादरी साहब आपका और आपकी टीम का कि आप इतना तवील सफ़र तय करके इस हमारे यूनुसाबाद फिशरमैन विलेज में तशरीफ़ लाए हैं। मेरा नाम अली अकबर शाह कादरी है और मैं पाकिस्तान की बिलखुसूस सिंध की और कराची की वाहिद ऐसी शख्सियत हूँ जिसे दुनिया के पाँचों बड़े आज़म में हर बड़ी गेम में पाकिस्तान की, एशिया की और इंटरनेशनल बॉक्सिंग की नुमाइंदगी का बिल्कुल मुनफरद एजाज़ हासिल है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लियारी में पैदा हुआ, लियारी में पल कर बड़ा हुआ और गरीब घराने से ताल्लुक़ था, सैयद सादात घराने से ताल्लुक़ था। मैं भी तकरीबन 12-13 साल की उम्र में मैंने बॉक्सिंग शुरू की और मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, मैंने कोई बॉक्सिंग रिंग के अंदर बॉक्सिंग नहीं खेली है, क्लब के अंदर बॉक्सिंग की है। ओलंपियन जान बलोच जिसका इंतकाल हो गया, पाकिस्तान का नामवर बॉक्सर, पाकिस्तान का नामवर बॉक्सिंग कोच और ओलंपियन था, वो मेरे साथ स्पारिंग पार्टनर होता था और हम साथ बॉक्सिंग खेलते थे। और अल्लाह तबारक ताला ने फिर ऐसा मकाम मुझे ला कर दिया कि मैं जजिंग की फील्ड में आ गया और शुक्र अल्लाह का, मैंने नेशनल लेवल पर, उसके बाद फिर एशियन लेवल पर, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर बॉक्सिंग की जजिंग और रेफरिंग के इम्तिहानात दिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसमें कामयाब हुआ। बॉक्सिंग की तमाम टेक्निक के साथ साथ मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान से अच्छे नामवर रेफरी जज पैदा हो। और मैं दावे से कहता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा जो रेफरी जज इंटरनेशनल या नेशनल या एशियन मौजूद है वो तमाम के तमाम मेरे शागिर्द हैं। मैंने अपनी फील्ड से गद्दारी नहीं की, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, कभी पाकिस्तान के परचम को नीचे झुकना नहीं दिया। माजी तो इंतहाई शानदार रहा है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब कायम हुआ, वजूद में आया, तो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने 1948 के लंदन ओलंपिक में पाकिस्तान के दस्ते को भेजा। यानी कि पाकिस्तान के क़याम से स्पोर्ट्स की अहमियत को समझा गया। 3 ऐसे स्पोर्ट्स है जिसने ओलंपिक तक रसाई हासिल की और उन्होंने उसमें मेडल जीता। लेकिन उन 2004 के बाद से आज तक आप देख लें, हम बॉक्सिंग में बिलखुसूस तनज़्ज़ुली का शिकार है। शर्म आती है ये बताते हुए कि साउथ एशिया में पाकिस्तान जो नंबर 1 था बॉक्सिंग की फील्ड के अंदर, अब पाकिस्तान की पोजीशन चौथी है। चौथी माना हमने एक गोल्ड मेडल भी हासिल नहीं किया। अब जो साउथ एशियन गुजर गई है, 1993 में जब ढाका में साउथ एशियन गेम हो रही थी तो उसी जगह पर बॉक्सिंग थी जहाँ पे पाकिस्तान की अफवाज ने हथियार डाले थे, जनरल नियाज़ी ने हथियार डाले थे। और उसी जगह पर 9 बार पाकिस्तान का कौमी तराना बजा
پاکستان کا جھنڈا بلند ہوا، اس سے بڑی فتح کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ایشین گیم میں ہماری کارکردگی 0 ہے، ساؤتھ ایشین گیم میں ہم 4تھے نمبر پہ آ گئے، اولمپک کے لیے ہم کوالیفائی نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل ایونٹ میں تفریحی دورے پہ چلے جاتے، وہاں جا کے سیلفیاں بناتے۔ پاکستان کو اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم زندگی کی ہر فیلڈ میں پیچھے چلے گئے۔ ابھی رانا ثناء اللہ کا خود کا انٹرویو ایک پہ آیا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ طاقتور طبقہ اس سے منسلک ہے جو کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے۔ تو جب گورنمنٹ ہی بے بس ہے تو آپ اور میں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے عروج کا زمانہ یاد دلا دیا، مگر اس بات کا بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان میں جو باکسنگ کھیل ہے وہ زوال پذیر ہے اور اس کے جو ہے 100 مسائل ہیں۔ تو ذرا روشنی ڈالیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ وہ کیا عوامل ہے کہ جو آڑے آ رہے ہیں، جو ہڈل ہے کہ ہمارا باکسنگ کا کھیل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، اور کس وجہ سے جو ہے اس کو وہ عروج حاصل نہیں ہو رہا جو اس کو 20 سال پہلے تک بھی حاصل تھا۔ وزارت تعلیم کے ماتحت جب تک اسپورٹ آئے، آپ اس وقت کے پیریڈ کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لو۔ اس کے بعد پھر اس وزارت کو سیپریٹ کیا گیا، یعنی وزارت کھیل بنائی گئی۔ وزارت کھیل جب تک بنی رہی، اس وقت سے جب منسٹری آف IPC بنی، اس وقت تک کے پیریڈ کی آپ کارکردگی دیکھ لو، وہ بھی ہمارا سنہری دور تھا۔ اور جب وزارت IPC بنی ہے، اس کے بعد سے میری نظر میں کھیلوں کا زوال شروع ہو گیا۔ کیوں کہ صوبائی لیول پہ تو اسپورٹس کی جو ہے وہ بورڈ بنے ہوئے، اسپورٹ کی وزارتیں بنی ہوئی ہے، اور وفاقی لیول پر جو کہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ دستے کو باہر بھیجتی ہے، اس کی فائنینشیل سپورٹ کرتی ہے، اس کی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاتی ہے، اس کے تو ماتحت وزارت کھیل ہی نہیں۔ گراس روٹ لیول پر باکسنگ کتنی ضروری ہے، اور اس کے بعد کالج یونیورسٹی میں اس کے مقابلے کتنے ضروری ہیں، اور پھر جب وہ بچے آگے بڑھتے ہیں اپنی عمر کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، باکسنگ کے لحاظ سے، تو اس میں ڈپارٹمنٹل بنیاد پر جو باکسنگ کا کھیل جو ہے وہ ان کو ملازمت کے مواقع پیدا کرے اور ایسی بات پیدا کرے کہ ان کے گھر کے چولہے جلیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پروفیسر انور چودھری مرحوم جو کہ انٹرنیشنل باکسنگ کے 20 سال تک صدر رہے، ان کی خواہش تھی کہ اس طریقے کا کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ باکسر پڑھیں بھی اور باکسنگ بھی کریں، ان کو کچھ وظیفہ بھی ملے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے تجویز دی تھی میٹنگ کے اندر۔ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان آرمی پہلا وہ ادارہ تھا سروسز کا جنہوں نے کیڈٹ اسکیم شروع کی، اور کرنل مجاہد اللہ ابھی بھی زندہ ہے، اس وقت وہ سیکرٹری تھے ان کے اپنا آرمی کے، انہوں نے اس کو شروع کیا۔ اسی طریقے سے دوسرے مرحلے میں بالکل خاموشی سے پروفیسر انور چودھری نے پاکستان کراچی پورٹرز کے ساتھ بات کی۔ کراچی پورٹرز نے بھی جو ہے وہ کیڈٹ اور جونیئر کی اسکیم شروع کی اور گراس روٹ سے باکسنگ کی شروع کی، اور مجھے 1995 میں جولائی 1995 میں اس کا انچارج بنایا گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے جو گراس روٹ لیول کے لڑکے KPT کے لیے سلیکٹ کیے تھے، اس میں ایک لڑکا عابد علی تھا جو ساؤتھ ایشین گیم کا برونز میڈل تھا، باقی سارے نئے لڑکے تھے، اور وہ تمام کے تمام لڑکے جنہیں ہم نے سلیکٹ کیا، اکثریت ان میں اولمپئن بنی، ایشین چیمپئن بنی، ساؤتھ ایشین چیمپئن بنے، اور بڑی گیموں کے اندر جا کے انہوں نے تمغے حاصل کیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اب آرمی جنہوں نے یہ سب چیز کی بنیاد رکھی تھی، وہ پکا یہ لڑکوں کو ہائر کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس بہترین کوچ موجود ہے۔ اسی طریقے سے کراچی پورٹرز جس نے اسپورٹس کی بنیاد رکھی قیام پاکستان سے پہلے سے، وہاں پر کا حال بھی آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو 18 سال کے بعد مجھے نکال دیا کہ غیر قانونی بھرتی ہے۔ نمبر 1 سیریل میرا تھا، پیمنٹ میں بھی سیریل میری تھی، جس نے پوری دنیا میں نمائندگی کی، پوری دنیا میں KPT کے نام کو روشن کیا، وہ غیر قانونی ہو گیا۔ لیکن اس کا صدمہ مجھے یہ ہوگا کہ اب میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا،
टक्का पैसा मुझे मिला नहीं और मुझे निकाल दिया गया। 1 रुपये का बेनिफिट नहीं दिया गया। कोई पूछने वाला इस मुल्क में नहीं है। सिंध असेंबली के अंदर जो है वो आपके लिए दुआएं सेहत भी की गई और बड़े बड़े हुकूमती दावे किए गए, लेकिन आज हम आपके घर आए हैं तो हमें बड़ा अफसोस की बात करना पड़ता है कि बहुत ही एक आबादी ऐसी है जहाँ पर हम यहाँ पहुँचे हैं वो तमाम मुश्किलात तय करके। तो ये बताइए कि आपके साथ ये क्या मामला है जो हुकूमत वक्त आपके साथ करती रही है और कर रही है? 2012 से मैं शदीद तरीन बीमार हूँ। 18 साल के बाद मुझे रमज़ान के महीने में अचानक केपेटी से निकाल दिया गया। ये इतना गहरा सदमा था जिसने मुझे जो है यकदम हॉस्पिटल पहुँचा दिया। मैं मुसलसल बीमारियों का शिकार हूँ और मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन 2019 के अंदर एक खातून थी मेंबर असेंबली, वो मेरे पास आई और उन्होंने, शाजिया करीम उनका नाम है, उन्होंने सिंध असेंबली में करारदाद पेश की और मेरे लिए सिंध असेंबली में दुआए सेहत की गई। मुराद अली शाह जो अभी भी वज़ीर आला, उस वक़्त भी वज़ीर आला थे, उन्होंने कहा कि अली अकबर शाह का हम सरकारी लेवल पे गवर्नमेंट इलाज कराएगी। मुझे सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से लेटर मिला और मुझे कहा कि आप जाके सिविल हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। सिविल अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने मुझे 2 लेटर थमा दिए। तो उनका एक असिस्टेंट था, उसने कहा शाह साहब यहाँ तो मुफ्त में इलाज होता है, आप इतना लंबा चक्कर करके क्यों आए? मैंने कहा भाई मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने 2 लेटर दिए, एक डायबिटिक्स का और एक चेस्ट की। वो मेरे पास मौजूद है सबूत, ऐसा नहीं कि मैं कोई इल्ज़ाम। मैंने कहा इसका क्या करूं? बोला रोड को आप पार करें, ओपीडी है वहाँ, चेस्ट की ओपीडी में आप ख़ुद को दिखाएं और डायबिटीज़ की ओपीडी में अपनी बीवी को दिखाएं। मैं उधर गया, बेताशा रश, गर्मी, 2019 की बात कर रहा हूँ। मेरी बेगम ने कहा कि आप खड़े नहीं रह सकते हो, अल्लाह नहीं करे इधर कुछ हो गया इतनी रश में, चलो। मैं घर पे आ गया। उसके बाद से किसी ने मुझे नहीं पूछा। नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि शेख वली शाह कादरी ने अपनी जो अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल में जो बॉक्सिंग का हवाला दिया, उसके बाद जो सबसे अफसोसनाक और दर्दनाक बात उन्होंने रखी कि हुकूमत सिंध ने जो उनसे वादा किया था उनकी जो है उनके इलाज मुआलिज का और कोई वजीफ़े का, वो अब तक जो है वो सुर्ख फीते का शिकार है। तो मैं इस मौके पर तो सिर्फ इतना कहूँगा कि खुदारा हुकूमत सिंध को चाहिए कि वो फौरी तौर पर वफाक की बुनियाद पर भी कि सैयद अली अकबर शाह जैसे कादी जैसे अफराद का खुदारा जो है वो बंदोबस्त करें, उनकी शख्सियत का और उनका जो कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए, जो उन्होंने नाम रोशन किया है सब्ज़ परचम को, उसका ख्याल रखते हुए और आइंदा जो दूसरे लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे कि पाकिस्तान की हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो है वो अपने खिलाड़ियों को, अपने स्टार को जो है वो याद रखती हैं, उनकी कदर करती हैं। अब मैं जाना चाहता हूँ सैयद वज़ीर कादरी रोज़नामा जिसारत न्यूज़ से आपसे जाना चाहता है, पाकिस्तान जिंदाबाद।